हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सल्तनत काल की स्थापना किस प्रकार हुआ है उसको मैंने पढ़ाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। इसने कैकुबाद को हटाकर इसने स्वयं जो है गद्दी प्राप्त किया था। यह सिंहासन जो है शक्ति के आधार पर इसने प्राप्त किया था। इसलिए प्रश्न हमेशा पूछता है कि क्या जलालुद्दीन खिलजी ने शक्ति के आधार पर सिंहासन को प्राप्त किया था? तो हाँ, यह सही है कि शक्ति के आधार पर इसने सिंहासन को प्राप्त किया था और यह तुर्क वंश का था। यह भी तुर्क वंश का था, इसे भी याद रखिएगा। शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही दिया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि शाइस्ता खां की उपाधि किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिया गया था और यह कैकुबाद के द्वारा दिया गया था। इसके समय दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया गया था और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे और रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं वहां गया था। इसको भी याद रखिएगा। ईरानी फकीर सीदी मौला को इसने हाथियों से कुचलवा दिया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किस फकीर को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों के पैरों से कुचलवा दिया था? तो याद रखिएगा सीदी मौला को इसने हाथियों के पैरों से कुचलवा दिया था। 2000 मंगोल को इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इनके रहने के लिए दिल्ली में मंगोलपुरी जो वर्तमान में भी है वहीं पे इनके रहने की व्यवस्था की गई। आज भी मंगोलपुरी मंगोल सैनिकों के नाम पर ही जाना जाता है, यह याद रखिएगा। और यह जो मंगोल थे पहले जो है ये बौद्ध थे। चंगेज खां था उसके ये सैनिक थे। इन्होंने दिल्ली पर हमला किया और ये जो हार गए और इनके द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसे बंदी बनाया गया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया। जब वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए तो उनको अपने सैनिक में अपने सेना में शामिल किया गया और उनको जो है मंगोलपुरी एक जगह दिया गया जहाँ पे वो बसे और ये आज भी दिल्ली में ये मंगोलपुरी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने गया। कहाँ? करा में। और यहीं पे क्या किया कि छल से अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। देवगिरी के आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी लौटा था, उसी को यह पुरस्कार देने के लिए उससे मिलने गया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। यह इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, यह भी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का जो नाम था अली और गुरसाप था, यह याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसाप था। जब इसने 1296 ईस्वी में करा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किया था तो वहीं पर इसने अपना राज्यारोहण करवाया था। लेकिन आगे चल के इसने दिल्ली के बलबन के जो लाल महल था उसमें आकर फिर से अपना राज्यारोहण करवाया था। यह याद रखिएगा कि सुल्तान की घोषणा तो यह करा में ही कर दिया था, लेकिन राज्यारोहण जो है दिल्ली के बलबन के लाल महल में इसने करवाया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो याद रखिएगा बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया था। नगद वेतन और स्थायी सेना रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसका कारण था कि वह जानता था कि जब हम स्थायी सेना रखेंगे तभी हमारे जो अगल बगल में जो दूसरे राज्य हैं उन पर हम हमला कर उनको जीत सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनसे कर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसने अस्थायी सेना रखने की प्रथा शुरू की। इसके साथ ही इसने घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया रखने की भी प्रथा शुरू की, ताकि जो है जब युद्ध में घोड़ा ले जाया जा सके और सेना जब वहां पहुंचे तो पहचान हो सके कि यही घोड़ा है और यही सैनिक है। क्योंकि होता था कि जो घोड़ा रखा जाता था उसको जो है जब युद्ध मैदान में ले जाया जाता था तो उसके जगह पर दूसरे घोड़ा का उपयोग कर दिया जाता था। जो सैनिक जो शामिल थे उनके जगह पर दूसरे सैनिक चले जाते थे। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसने घोड़े को दागना शुरू किया और जो है सैनिकों का हुलिया रखना शुरू किया। वर्तमान समय में भी जो आप आधार देखते हैं उससे क्या है, वो हमारी पहचान है। भारत के जितने भी लोग हैं उनकी जो है जानकारी उससे प्राप्त सरकार को हो जाता है।
भू राजस्व का दर जो था पहले जो था 1/6 था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग कर दिया। 1/2 भाग का अर्थ होता था कि आधा कर, जितना आपका फसल है, जितना इसका उपज है, उस फसल का आधा जो है कर के रूप में आपसे ले लिया जाएगा। वह जानता था कि जो धन है उसी के द्वारा वह राज्य विस्तार कर सकता है, जो अधिक मात्रा में वह सैनिकों को रख सकता है और इनका उपयोग जो क्या कर सकता है, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए यह कर सकता है। इसलिए इसने भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया था। हमेशा प्रश्न पूछता है। खम्स जो लूट का माल होता था, पहले जो था 1/4 जो है वह सुल्तान को दिया जाता था, 3/4 जो खम्स लूटते थे जो सैनिक वह रखते थे, लेकिन इसने पलट दिया। अब 3/4 भाग सुल्तान को दिया जाएगा और 1/4 भाग जो लूटते थे सैनिक वह रखेंगे। यह भी प्रश्न पूछता है कि खम्स कब 3/4 भाग किस सुल्तान के समय कर दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कर दिया गया। बाद में फिरोज शाह जब तुगलक जब बनता है शासन, तो वह फिर 1/4 कर देता है सुल्तान के लिए, 3/4 कर देता है सैनिकों के लिए। यह याद रखिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे। मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मूल नियंत्रण प्रणाली का अर्थ है कि कोई भी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। मूल्य निर्धारण का अर्थ है कि कोई वस्तु का जो मूल्य है उससे अधिक पर न तो उसे खरीदा जाएगा न उसे बेचा जाएगा। इसीलिए जो वस्तु का दाम फिक्स है उसी पे आप उसको खरीद सकते हैं और उसी पर आप उसको बेच सकते हैं। वर्तमान समय में भी हर वस्तु का मूल्य निर्धारित है, लेकिन कालाबाजारी के कारण कभी कभी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन इसके समय कठोरता से मूल्य नियंत्रण किया गया ताकि जो है जनता का सहयोग जो है सुल्तान के प्रति रहे। मलिक काफूर को दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए भेजा गया। क्योंकि भारत में उस समय छोटे छोटे राज्य थे, ये भारत था, और उस समय जो थे छोटे छोटे राज्य थे, तो यहाँ पे जो था दिल्ली सल्तनत था। अब यहाँ से जो है दक्षिण में भेजा गया सैनिक किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण में सैनिक भेजा गया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किसने दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए सैनिकों को भेजा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था, जो उसका सेनापति था, कि दक्षिण के राज्यों को जीते और वहां से कर की प्राप्ति करे। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजारा खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, हजारा खंभा महल का निर्माण किसने करवाया, सीरी का किला का निर्माण किसने कराया, जमैका खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो यह सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसे हमेशा याद रखिएगा। इस्लामिक वास्तु कला का रत्न अलाई दरवाजा को माना जाता है। इस्लामिक वास्तुकला का जो है रत्न है, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को माना जाता है। यह हमेशा प्रश्न पूछता है कि किसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न माना जाता है, तो अलाई दरवाजा को माना जाता है। अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी लिया। दैविक अधिकार के सिद्धांत को लेने का अर्थ है कि इसका कहना था कि ईश्वर ने हमको यहाँ पे शासन करने के लिए ही भेजा है, इसलिए जो भी हमारी जो जनता है, हमारी जो प्रजा है, वह इसको स्वीकार कर ले। इसी को कहते हैं दैविक अधिकार का सिद्धांत। अब प्रश्न में जो है दैविक अधिकार का सिद्धांत किस सुल्तान ने लिया था, बलबन का भी नाम आता है और अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी का आप प्रश्न में रहे तो उसको टिक लगाइएगा। रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने शुरू किया था, इसको याद रखिएगा। वहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी और बलबन रहता है। तो रक्त और लौह की नीति जब आए कि किसने इसे शुरू किया था, रक्त और लौह की नीति किसने चलाया था, तो बलबन वहाँ लगाइएगा। और जहाँ दैविक अधिकार का सिद्धांत आए वहाँ बलबन और अलाउद्दीन खिलजी हो तो अलाउद्दीन खिलजी को प्रश्न में टिक लगाइएगा, यही सही है। उपाधि इसने सिकंदर सानी की लिया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। कभी कभी प्रश्न में बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, ये चारों का नाम दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा सिकंदर शानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। मलिक याकूब को इसने दीवान रियासत पद पर नियुक्त किया था। दीवान रियासत होता था कि बाजार नियंत्रण की एक व्यवस्था थी, जिसमें बाजार में मूल्य नियंत्रण किया जाता था, यानी व्यापारियों पर नियंत्रण रखा जाता था इसके द्वारा। क्योंकि जो भी व्यापारी हैं अगर कोई कालाबाजारी में पकड़ा जाता था तो यही उनको सज़ा निर्धारित करता था। यह भी निर्धारित किया गया था कि जो वाट था जिससे वस्तु को हम तौलते थे, अगर वह कम होता था, जितना वस्तु कम व्यापारी तौलता था उतना ही उनके शरीर से मांस काट लिया जाता था। इतना कठोर दंड की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किया था। तो याद रखिएगा प्रश्न पूछता है कि दीवान रियासत के पद पर किसको नियुक्त किया गया था, तो
मलिक याकूब को नियुक्त किया गया था दीवान रियासत पद पर, और यह दीवान रियासत का काम था बाजार पर नियंत्रण करना। परवाना नवीस, यह वस्तु को परमिट जारी करता है। परवाना नवीस का काम था कि वस्तु जो होते थे उसका परमिट जारी करने का काम करता था। आज भी वर्तमान समय में जितनी भी वस्तु है उसका परमिट जो है जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उस समय जो है परवाना नवीस का यह काम था। जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही में आर्थिक नीति जो अलाउद्दीन का है उसके बारे में वर्णन किया गया है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखा, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो आर्थिक नीति जो अलाउद्दीन खिलजी का था उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था को लागू किया था। दीवान रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था थी। दीवान रियासत का काम था कि यह व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। सहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था सहनाए मंडी। वरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करता था। वरीद का काम था बाजार के अंदर घूमकर बाजार का नियंत्रण करना। मुनहियान एवं गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था और यह सुल्तान को भेजता था। सहनाए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों के बिक्री के लिए लाया जाता था। सहनाए मंडी में खाद्यान्नों को बिक्री के लिए लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ पर वस्त्र, तेल, शक्कर आदि को बिक्री के लिए लाया जाता था। अधिकारी थे मुहत्सिब और नाजिर, यह मूल नियंत्रण सफल बनाने का काम करते थे। ये अधिकारी थे, इसकी देखभाल करते थे, यही मूल नियंत्रण को सफल बनाते थे। मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को अलाउद्दीन ने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। अब ये मिल्क, इनाम और वक्फ की भूमि है क्या, इनको किसी व्यक्ति को दान में जो भूमि दिया जाता था उससे कर नहीं वसूला जाता था। उस भूमि पर सुल्तान का अधिकार नहीं होता था, बल्कि जिस व्यक्ति को वह दान दिया जाता था उसका अधिकार होता था। अब उस भूमि को इसने प्राप्त किया और उसको खालसा भूमि यानी राज्य की भूमि में तब्दील कर दिया। इसने नवीन कर दो चलाया था। एक था चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, एक था गढ़ी कर जो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। वर्तमान समय में भी भारत में आप देखेंगे कि घरों पर भी टैक्स लगाया जाता है, पशुओं पर भी टैक्स लगाया जाता है। यह व्यवस्था उस समय भी थी। मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार हुआ था। पहला आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा तारगी के नेतृत्व में, पांचवा अली बेग के नेतृत्व में, छठा जो है ताक के नेतृत्व में हुआ था। कभी कभी इनका नाम पूछता है, खासकर पीसीएस का जो एग्जाम होता है, खासकर यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें कभी कभी मंगोल आक्रमणकारी के जो सेनापति थे यानी जिसके द्वारा आक्रमण किया गया था उनका नाम कभी कभी पूछ लेता है। ऐसे ये प्रश्न बार बार किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य था जो पांड्य राज था, इसने क्या किया था कि अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं किया गया था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण में भेजा था मलिक काफूर को, जो भी वहाँ दक्षिण के राज थे उस पर अधिकार करने के लिए, और उसको अधिकार करने के बाद उनसे कर प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये पांड्य जो राज थे इन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, यह याद रखिएगा। ये दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से भेजा गया था दक्षिण में राज्यों को जीतने के लिए। जो हिंदू राज थे छोटे छोटे ये राज थे, यहीं पे पांड्य राज था। लेकिन मलिक काफूर के बार बार आक्रमण करने के बाद भी इसने अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। कई बार प्रश्न जो है पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। 1301 में इसने रणथंभौर को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा जाता है कि इस रणथंभौर अभियान में यह घायल हो गया था और इसके सेनापति जो इसके साथ थे उसको लगता था कि ये मतलब इनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब रणथंभौर से इसने लौटा तो और भी अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया था। 1303 में इसने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ पहले इसका मित्र था, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ चित्तौड़ की जो रानी थी उसको प्राप्त करने के लिए यह युद्ध किया गया था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है अभी तक कोई भी इतिहासकार ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। फिर भी हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है कि 1303 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, किस राज्य पर जीता गया था। तो याद रखिएगा चित्तौड़ को जीता गया, और इसका नाम जो है अपने पुत्र के नाम पर खिजरा खां रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। याद रखिएगा चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया था। हमेशा पूछता है कि खिजराबाद किसका नाम था, तो चित्तौड़ का। किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नाम परिवर्तित कर इसका खिजराबाद कर दिया गया था।
वर्तमान में भी आप देखेंगे कि यूपी में, बिहार में कई नाम जो है पहले जो पुराने समय में रखे गए थे उनको परिवर्तित कर दिया जा रहा है। जैसे योगी जी के द्वारा, जो यूपी के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा कई ऐसे नाम जो है परिवर्तित किए गए हैं। उस समय में भी जो राज्य पर अधिकार किया जाता था उसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया जाता था। देवगिरी के शासक रामचंद्र को देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र, उनको राय रैयान की उपाधि दिया गया था और उनको नवसारी का जिला भी दिया गया था। इसलिए दिया गया था कि देवगिरी पड़ता था दक्षिण में, यहीं पर अलाउद्दीन स्वयं आक्रमण किया था। देवगिरी को मित्र बनाया गया था ताकि जो यहाँ के छोटे छोटे जो हिंदू राज्य हैं उन पर अधिकार करने के लिए देवगिरी उनकी सहायता करे, इसलिए इनको यह उपाधि भी दिया गया था राय रैयान का, और नवसारी का जिला भी दिया गया था। याद रखिएगा, राय रैयान की उपाधि भी दिया गया था और नवसारी का जिला भी दिया गया था। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। दक्षिण में ही यहाँ प्रताप रुद्र देव का शासन था, यहीं पे मलिक काफूर ने उन पर आक्रमण किया और उनसे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। बाद में जो है आप देखेंगे कि मुगल शासकों ने भी कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। फिर जब ब्रिटिश हुकूमत भारत पर हुआ तो ब्रिटिश ने भी कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। यहाँ के शासकों थे और यहाँ से उठाकर ब्रिटेन ले गए, आज भी वहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में भारत से ले गया है उस हीरा को फिर भारत में लाया जाए, लेकिन अभी तक यह सफलता भारत सरकार को नहीं मिला है। भारत सरकार प्रयास कर रही है। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। हमेशा याद रखिएगा, अलाउद्दीन की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है और वह गद्दी कब प्राप्त किया उसके बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि उसने गद्दी जो है 1296 में प्राप्त किया था और उसकी मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र जो है मुबारक शाह खिलजी शासक बना। यह कमज़ोर शासक था। जब यह सुल्तान बना तो इसकी जो है राज्य के विस्तार पर इसका ध्यान न होकर यह नग्न स्त्री पुरुषों का संगत पसंद करता था। हमेशा प्रश्न पूछता था कौन सा ऐसा सुल्तान जो है नग्न स्त्री पुरुषों का संगत पसंद करता था, तो ये मुबारक शाह खिलजी था। और इसने ही खलीफा की उपाधि लिया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया, उसकी उपाधि लिया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि किसने खलीफा को अपने आप को खलीफा घोषित किया और उसकी उपाधि लिया था, तो ये मुबारक शाह खिलजी ने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया और इसकी उपाधि भी लिया था। मुबारक के वजीर खुसरो खां, याद रखिएगा, मुबारक के वजीर था खुसरो खां जो हिंदू से मुसलमान बना था। इसने ही 1320 में इसकी हत्या कर दी और स्वयं यहाँ का सिंहासन प्राप्त कर लिया था। और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की ताकि जो है वहाँ के जो मुसलमान प्रजा थी उनका सहयोग इसे मिल सके। लेकिन बाद में जो है तुगलक शासन स्थापित हुआ और इसको जो है हरा कर इसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है, बिहार दरोगा आ चुका है, यूपी में भी कई फॉर्म आने वाले हैं, यूपी पीसीएस का भी आने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी में फॉर्म आने वाला है। आप तैयारी करते रहिए। जो भी जीएस सेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वह हमारे वीडियो से जरूर वहां आएगा। आप मेरे वीडियो को प्रत्येक दिन देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।